हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 9th ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक एक टेंस जिसकी स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट टेंस। फर्स्टली व्हाट इज़ टेंस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस एंड you know present, past and future. There are 3 type of tense and one of them is present tense and हम लोग present tense के बारे में ही पढ़ रहे थे। और present tense भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको मैंने बताया था कल। ये सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी थी, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया था। इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बना था। और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करते हैं, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको, सी गोज टू हाउस, सी गोज टू हाउस। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। एंड यस का जो मैंने यहाँ पे फार्मूला अराइज किया हुआ है, कल बताया था, वो यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस ये होता है। नंबर के अकॉर्डिंग ये इफेक्टिव होता है। जब ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब को कर लेते हैं। और आपको पता है वर्ब ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म। जो उसका मेन वर्ब का जो मीनिंग होता है, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी प्लूरल में ही होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे दे हम लें सब्जेक्ट को, तो दे गो टू हाउस। ओके, अब देखिए नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर आपको देखते ही आप इजीली फॉर्मेट को पहचान लेंगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, इन चारों को कंप्लीट करने के बाद। एक्चुअली ये दोनों पार्ट पहले ही हो चुका था, हम थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज करते हैं, उसके साथ भी सेम वही कंडीशन होता है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। डू या डज का जो भी यूज करना होता है हम उसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर नेगेटिव में चेंज करें तो सी के साथ डज यूज करेंगे, सी डज नॉट गो टू स्कूल। और इसको प्लूरल फॉर्म में अगर हम रखें तो फिर सी डू। अब सी की जगह पे हम दे यूज करेंगे या वी यूज कर सकते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल।
हम लोग को यहाँ से देखना था इंट्रोगेटिव। एक्चुअली इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो एस्नो टाइप, एस्नो टाइप, और एक होता है आंसर टाइप। अब एस्नो टाइप आंसर टाइप क्या है आप समझ लीजिए, आप जानते भी होंगे। एस्नो टाइप का सेंस होता है ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर आप केवल एस नो में ही दे सकें, उसको एस्नो टाइप बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या यूज होता है, व्हाट यूज किया जाता है, व्हाट का यूज हो जाता है। तो अक्सर हम ये भी बोलते हैं कि जहाँ व्हाट आए वो एस्नो टाइप होता है। तो ये सारे कंडीशन में नहीं होता है, बट आप ऐसे समझिए कि एस्नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं एस्नो टाइप में। तो उसको समझने के लिए आप ये कहेंगे कि जिस क्वेश्चन से उसका आंसर केवल एस नो में दिया जा सके, सफिशिएंट हो, एस नो ही बोलना सफिशिएंट हो, तो वो एस्नो टाइप का होगा। आपको ऐसे डिफिनीसन को माइंड में सेट करना है, ना कि व्हाट है, या कुछ कंडीशन ऐसे बन जाएंगे जिसमें व्हाट नहीं यूज होगा फिर भी एस्नो टाइप वो बन सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग डेफिनेशन को यूनिक टाइप में कंसीडर करिए, ताकि आपको किसी भी कंडीशन में अपने डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। सॉरी। तो एस्नो टाइप का मतलब हो गया कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप केवल एस्नो में दे सकें। आंसर टाइप, आंसर टाइप में जिसमें कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़े, मीन्स ये है कि हाँ ना में बोलने पे उसका जवाब कंप्लीट नहीं होगा, उसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, एक्चुअली आंसर मिलेगा नहीं प्रॉपर। तो उसमें उस वैसे के लिए हम बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस वाले सेंटेंस को आंसर टाइप। तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बस एक छोटा सा होता है, इसको यहीं माइंड में रख लीजिए। दोनों का सेम बनता है, पहले तो आपको ऐसे सोचना है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस जो आंसर टाइप होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको लिख लेते हैं, उसको वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और इनिशियल पॉइंट पे इंक्लूडेड होता है। इन्हें स्टार्टिंग में ही इसका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो इंक्लूडेड होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड रिमूव हो जाता है। और मैक्सिमम, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैक्सिमम क्या होता है कि वो व्हाट ही आता है, तो व्हाट ही होगा मैक्सिमम टाइप। तो आप ऐसे भी माइंड में थोड़ा सा सेट कर सकते हैं कि व्हाट की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, या फिर ऐसे आप सोच सकते हैं कि व्हाट स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं होता है। आंसर टाइप में इंक्लूडेड होता है। तो दैट्स ऑल। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम कंडीशन दोनों के साथ होता है, चूंकि यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव इंक्लूडेड है, तो ये प्रॉपर्टी इंट्रोगेटिव का तो रखेगा ही। तो ये भी 2 टाइप का होता है, एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव और आंसर टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, बस ये भी इंट्रोगेटिव ही होता है, बस नॉट इंक्लूडेड होता है उसमें, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसके स्ट्रक्चर के लिए पहले हम क्या यूज करते हैं, डू या डज यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और ETC जो भी एक्सेट्रा उसमें हो सेंटेंस में उसको लिखते हैं। तो और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनके लास्ट में इंट्रोगेशन साइन मस्ट होता है। इंट्रोगेशन साइन लगाना आप नहीं भूलेंगे। पंचुएशन का काफ़ी रोल होता है इंग्लिश में, तो आपको कभी पंचुएशन के बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। पंचुएशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, और कई बार केवल पंचुएशन से ही मीनिंग चेंज हो जाया करती है सेंटेंसों की। अगर एक सिंपल सेंटेंस लिख के अफर्मेटिव में
उसके आगे अगर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, क्वेश्चन ये साइन इंक्लूड करते हैं, इंट्रोगेशन साइन, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ खास इफेक्ट होते हैं पंचुएशन के, इसीलिए उसको वहाँ छोड़ते नहीं हैं। तो आप हमेशा उसको इंक्लूड करेंगे। इंट्रोगेटिव है उसके साथ भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसके साथ भी। तो यह हमेशा के लिए याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप हमेशा याद रखें। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में देखिए, जैसे उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ना लेके उसी को हम देते हैं। अब सी गोज टू स्कूल, तो डज सी गो टू स्कूल। डज सी गो टू स्कूल, तो इंट्रोगेशन साइन लगाएंगे। ओके, अब इसमें जो मैंने टाइप आपको बताया था, आंसर टाइप, अगर एक ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ पे अराइज हो जिसका आंसर देना पड़े, मतलब आंसर में कुछ ना कुछ बोलना पड़े, तो उसके लिए बस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को मेंशन कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे मुझे लिखना हो वेयर डज सी गो टू स्कूल, वेयर डज सी गो टू स्कूल, वेयर डज where does she go to school, या when does she go to school। तो ये बस, अब इसका मतलब यह है कि इसका आंसर कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्लेस या कोई बोलना पड़ेगा, कोई वर्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसनो के अलावा आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर इंक्लूड है। अब कहाँ जाती है स्कूल, जानते हैं इसका सेंस क्या है। उसमें आपको तो आप यस नो बोल नहीं सकते। वहाँ पूछा गया कि क्या वह जाती है स्कूल, तो क्या वह जाती है तो हाँ, नहीं जाती है तो नहीं। तो इसीलिए उसको आंसर टाइप ना बोल के एस नो टाइप बोलते हैं। और इसमें यह कंडीशन होता है कि वेयर को पहले हम इसमें सेटअप कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इन्फेक्शन है वायरल टाइप का, और आपके ऑनलाइन क्लासेस भी इंग्लिश का नहीं हो पा रहा था, बाकी सारे सब्जेक्ट के चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक दो वीडियो आपको दिया जाए ताकि आप लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। बस वर्ब के जस्ट बिफोर हम इसमें क्या करते हैं, नॉट इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे V1 आने वाला है, तो उसके जस्ट पहले हम क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड कर लेंगे। V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC जो भी इंट्रोगेशन साइन लगा। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए उसी को लिया जाए तो डज सी नॉट गो टू स्कूल, डज सी नॉट गो टू स्कूल। और ये भी देखिए एस्ट्रो टाइप का है। अगर इसमें आंसर टाइप हम इंक्लूड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन वर्ड अराइज होगा उसकी इंग्लिश आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा डज सी, वेयर डज सी नॉट गो टू स्कूल, या हाउ डज सी
दैट्स ऑल। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। ओके, बस इसमें आपको ध्यान देना है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस एग्जिट कर रहा है तो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेंटेंस जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अफर्मेटिव का है या नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। तो ये ध्यान रखिए, किसी न किसी एक टारगेट को लेके ही हम पूरा ग्रामर पढ़ते हैं। तो हमारा जो मोटो है वो ये है आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन ही हम एक तरह से पढ़ रहे हैं। ओके, कि आप पहले जब आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे तो एक चीज़ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप एक मोटो बनाइए कि हमको आइडेंटिफिकेशन अपना क्लियर करना है। तो ईच सेंटेंस वो किस टेंस में क्वालिफाई कर रहा है, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि आपको 3 लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कौन सा है, फिर उसके बाद सिंपल है या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। देन आफ्टर अफर्मेटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है कि इंट्रोगेटिव में जा रहा है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जा रहा है। एक चीज़ और, अगर इंट्रोगेटिव में है तो एस्नो टाइप के में इंट्रोगेटिव वाला है या फिर आंसर टाइप का इंट्रोगेटिव है। ओके, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वो आंसर टाइप का है या एस्नो टाइप का है। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो एक तरीके से हम लोगों ने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीटेड। ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। आप देखिए, आप एक एक स्टेप पे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे अपने अभ्यास के लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेंस आप बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन का मतलब कि आप लगभग 3 स्टैंडर्ड से तो पढ़ ही रहे होंगे। 3 स्टैंडर्ड से टेंस वगैरह बेसिक जानकारी देनी शुरू कर दी जाती है, फिर आप अब तक कई बार पढ़े होंगे। तो फिर भी इतना करने के बाद भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आपके लेवल में। मैंने देखा है कि वो प्रॉपर बता नहीं पाते हैं कि ये किस टेंस में क्वालिफाई कर रहा है, किस टेंस में है, क्यों यहाँ पे ये यूज हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें राइज होंगी। तो और एक बार किसी एक टॉपिक, ग्रामर की एक खासियत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं ग्रामर की, किसी भी एक ग्रामर के एक टॉपिक को आप अगर अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो फिर आपका अगला टॉपिक ईजी हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर इस टेंस को ठीक से पढ़ते हैं तो समझिएगा आपकी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से पंचुएशन, यहाँ से एरर करेक्शन, पजल्स वर्ड, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पजल्स को लेकर के, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको वर्ड्स का सिचुएशंस पता हो जाता है, वर्ड का जो पोजीशन है वो पता चल जाता है कि वर्ड कहाँ पे रहने पे वो क्या मीनिंग प्रेजेंट करेगा। तो यही सबसे मेन चीज़ होती है कि वर्ड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट उसको दे करके उसके सेंस में चेंज कर लेते हैं सेंटेंस के। तो सेंटेंस चेंज हो रहा है, उसका सेंस चेंज होगा तो सेंटेंस चेंज होगा। तो ये वर्ड्स के डिस्प्लेसमेंट से भी होता है। और आपको पता है सेंटेंस का डिफिनीसन स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एंड विच हैव अ गुड सेंस, जिसमें गुड सेंस हो। तो ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंस दो चीज़ें होती हैं, वो दोनों मिलके सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। पहला तो कंडीशन ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ वर्ड्स लेके इकट्ठा एक जगह रख दीजिए तो वो सेंटेंस क्रिएट हो गया, नहीं। दूसरा कंडीशन वहाँ ये अप्लाई होता है कि उसमें एक सेंस होना चाहिए। तो सेंस तभी आता है, कैसे आता है? सीक्वेंस में रखने से ही आता है। तो प्रॉपर उसका पोजीशन क्या है, किसको कहाँ रखेंगे। अगर मान लीजिए 5 वर्ड हैं, जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड मैंने लिया। अब उसका क्रम, ऑर्डर जो है, उसका सिचुएशन और उसका जो पोजीशन है, उसको ठीक ढंग से अगर इधर उधर कर दिया जाए, ठीक ढंग से न रखा जाए, तो फिर उसकी मीनिंग गलत हो जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे सेंटेंस में क्वालिफाई कर जाए, दैट्स पॉसिबल। और या फिर किसी में भी ना क्वालिफाई करे, कोई ऐसा सेंटेंस बने जिसका कोई बहुत मीनिंग ही ना निकल रहा हो, तो सेंसलेस हो जाएगा, तो उसको सेंटेंस ही नहीं निकाल आएगा, डेफिनेशन पे अपने खरा नहीं उतरेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सॉरी तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अब देखिए, एक हमने कंप्लीट किया
सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप रफली एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर इसका PDF नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा, डोंट वरी। आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करूँगा, ताकि आप लोग घर बैठे हैं और सबके पास पूरा टाइम है, तो आप लोग ग्रामर को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। और बहुत बड़ा रोल है ग्रामर को, अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल नहीं होगी, एक अच्छा इंग्लिश का नॉलेज नहीं होगा। और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मीडियम है ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ये आपका मीडियम भी है, तो अगर ये स्ट्रांग होता है तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे। तो इसलिए हम बहुत ही पोलाइटली वे में और थोड़ा सा इसको मीडियम अपना बदल के हिंदी में मोस्टली एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से ग्रामर से समझ में आए। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, अब इसके एक्सरसाइज की बात है तो एक्सरसाइज क्या करेंगे आप, कोई एक सेंटेंस टेक करिए, कोई भी जो इन चारों में से किसी एक में क्वालिफाई कर रहा हो, चारों में से किसी एक में क्वालिफाई कर रहा हो, यानी चारों में का मतलब ये कि या तो अफर्मेटिव या निगेटिव या इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव निगेटिव और वो इसी का सिंपल प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। समझ लीजिए मैंने इसको ले लिया तो हो गया ही गोज टू मार्केट। ओके, यानी सिंपल प्रेजेंट का मैंने लिया, अफर्मेटिव ले लिया। अब इसी को ही गोज टू मार्केट को ही आप निगेटिव में भी इंटरोगेटिव में भी, इंटरोगेटिव के दोनों वाले इंटरोगेटिव में ध्यान रखिएगा। दोनों वाले का मतलब एस्नो टाइप में भी और आंसर टाइप में भी। सॉरी मैं अपना पानी भूल गया हूँ। इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब दोनों टाइप में, एस्नो वाले में भी और आंसर वाले में भी, तो दोनों में। तो एक तरीके से आपने अगर एक अफर्मेटिव टिक किया तो उसके बाद बचा एक, इसमें दो, इसमें दो, तो 2 2 4 1 5 और एक 6, टोटल मिला के 6 सेंटेंस हुए। मीन्स कहने का ये है कि आप एक सेंटेंस किसी 6 में से किसी एक सेंटेंस को चूज करेंगे और बाकी जो 5 बचेगा उसको आप तुरंत उसमें कन्वर्ट करेंगे, और बहुत जल्दी। ये आप तब तक करेंगे जब तक आप किसी भी सेंटेंस को टेक करने के बाद बाकी के 5 सेंटेंस आप बहुत जल्दी मैक्सिमम मतलब 10 सेकेंड लीजिए एक सेंटेंस के लिए, तो 5-6 है तो 60 सेकेंड, यानी विदिन 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अगर आप इसको लिखने लगते हैं, उससे भी कम समय में जल्दी जल्दी, मीन्स ये होगा कि आपका स्ट्रक्चर तब जाके सेट हो जाएगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें, ये तो फार्मूला हो गया एक तरीके से, और बहुत लोग इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं इसको लर्न करने के, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आज तक मैंने भी इसको लर्न नहीं किया है, सच बात है। और मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन तो मेरे माइंड में इसका स्ट्रक्चर सेट है तो मैं लिख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है कि लर्न नहीं करना है, आपको इतना 2-4-5 बार लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो नॉट गो टू लर्न लाइक दिस, आप इसको जा करके ऐसे नहीं पढ़ना कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट, नहीं, आप एक सेंटेंस क्रिएट करिए और उसके बाकी के जो बचे रहे हैं उसको कन्वर्ट करिए, तो इससे आपका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और फिर आप किसी भी स्ट्रक्चर के जो फार्मूला होते हैं उसको तुरंत आप लिख सकेंगे। जैसे देखिए मैंने एक लिया यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, तो इसको तुरंत नेगेटिव में लिखेंगे, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, सॉरी मार्केट लिया है मैंने, चलिए बाजार ही भेजिए इसको, स्कूल आजकल बंद भी है। और भी अब निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव में, तो डज सी गो टू स्कूल, फिर वेयर डज सी गो टू स्कूल, और फिर डज सी नॉट गो टू स्कूल, वेयर डज सी नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे ऐसे फटाफट ही इट्स मैंगो, फिर ही डज नॉट इट मैंगो, ऐसे तो आप बार बार बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है कि 2 से 3 एक्सरसाइज करने के बाद रफली आप इसको करते रहेंगे तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाएगा। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, सिंपल प्रेजेंट को हमने कंप्लीट कर लिया। और
इसके लिए एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहें कि प्रेजेंट टेंस तो कम से कम यहाँ ख़त्म हो ही जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रेजेंट के बाद पास्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट हो गया हम लोगों का, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।